अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा और इस प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से अहमद अबू बकर साहब भी डिस्कशन में हमारा साथ देते हैं। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पहले तोशाखाना, अब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में भी बानी पीटीआई की ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है और रिहाई का हुक्म भी आ गया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि साइफ़र और इद्दत निकाह केस में अभी भी बानी पीटीआई जो है वो सज़ा याफ्ता है, और इस पर हम ये देखेंगे कि क्या इन दो केसेस के ऊपर भी हमें कुछ ऐसा रिलीफ देखने को मिलेगा, क्या बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि पीटीआई की सीनियर क़यादत, सीनियर लीडरशिप जो है उनकी तरफ से बार बार ये बात सुनने को मिल रही थी कि मई में बानी पीटीआई जो हैं वो रिहा हो जाएंगे और वो जेल से बाहर आ जाएंगे और पार्टी की जो क़यादत है या करेंगे आके दोबारा से वो संभालेंगे और दोबारा से वो चेयरमैन भी बन जाएंगे। अब देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है, इसके ऊपर एक पैकेज देखते हैं, पैकेज देख के वापस आते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। तोशाखाना के बाद बानी पीटीआई के लिए एक और बड़ा रिलीफ। 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत मंजूर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद ने महफूज फैसला सुनाया। साबिक वजीर आजम की 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। 9 जनवरी को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद की थी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया और 26 फरवरी को पहली समाअत मुकर्रर हुई। अदालत ने मुख्तसर जुबानी फैसला खुली अदालत में सुनाया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जमानत मिलने के बावजूद साबिक वजीर आजम साइफर और दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मौतरी तक अडयाला जेल में ही रहेंगे। अबू बकर साहब, फ़ैसला आज आ गया जो कि कल महफूज किया गया था, और कल हम लोग अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि शायद ये फ़ैसला ना आए, लेकिन ज़ाहिर है कल फ़ैसला महफूज हुआ, दलाइल दिए गए और सारे शवाहिद भी सामने आए, जिसके बाद अब ये फ़ैसला आया। कितना इम्पोर्टेंट देखते हैं आप इस फ़ैसले को, जो उम्मीदें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि खान साहब जो है वो बाहर आ जाएंगे? देखिए, ये जो फ़ैसला ज़मानत का, चूँकि ये फ़ैसला है, अभी इसके बारे में, केस के बारे में कोई हतमी राय कायम करना तो मुनासिब नहीं होती, क्योंकि अभी जो जेल ट्रायल है इसके ऊपर वो भी चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में चूँकि ये ज़मानत का मामला था तो अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो वो ये हो गया है। बहरहाल रिलीफ तो ज़रूर है, लेकिन अभी तक उनकी जान छूटनी इसलिए मुमकिन नज़र नहीं आ रही कि 2 मुकदमात ऐसे हैं जिनके ऊपर सज़ाएँ हुई हैं, और उनकी जो सज़ाओं की जो मुअत्तली का मामला है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। जी बिल्कुल। जब तक उस पर कोई फैसला नहीं आएगा तो उन अडयाला जेल से बाहर आना बज़ाहिर तो उनका नामुमकिन दिखाई दे रहा है। सही। लेकिन ये जो फैसला आया है इसकी एक बैकग्राउंड जो है, 3-4 फैसले, 3-4 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप उनको देखें तो आपको लगेगा कि जैसे जो जुडिशल सिस्टम है, मुझे लगता है कि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है तो ये एहसास ज़रूर आया है कि ये जो वन वे ट्रैफिक चल रही है फैसलों की, और वन वे एक ख़ास किस्म का माहौल एक ख़ास सियासी जमात के ख़िलाफ़ चल रहा है, तो मुझे लगता है कि विद इन दी जुडिशरी जो है इसको किसी न किसी सतह के ऊपर बहरहाल नापसंद तो किया जा रहा है। चूँकि मुझे लगता है कि जजेस बादियों नज़र में आप समझते हैं जो मुज़ाहमत हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दीगर हाई कोर्ट्स में नज़र आई, या सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ैसला हमें मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो हमें नज़र आया, जी जी। उसके बाद लगता है कि कहीं ना कहीं ये एहसास है कि कोई एक नुक्ता तो हो या कोई एक मकाम तो ऐसा है जिस पे हमें रुक जाना चाहिए। चूँकि पूरे सिस्टम के साथ अगर जुडिशरी भी इस तरह बहती जाएगी किसी एक जमात के ख़िलाफ़, और इन पोलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस जो हैं इनके ऊपर, तो ज़ाहिर है फिर इससे पोलराइजेशन और बढ़ेगी। ठीक है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ख्याल भी है, और साथ जो जजेस बैठे हैं उनके भी जहन में ये चल रहा है कि ये जो तीसरा पिलर है रियासत का, इसका भी कोई, इसमें भी तो अपने मसल्स होने चाहिए ना। ठीक है। चूँकि ये इंसाफ का मामला नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, जितने भी पहले केसेस हो चुके हैं ये ख़ास सियासी माहौल में ख़ास सियासी जमात के ख़िलाफ़ एक ख़ास बैकग्राउंड है, जो एक मुखासमत है पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। बकर साहब तो ये सीनियर रहनुमा है, लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब, आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। अभी हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि
پی ٹی آئی کی جو اعلیٰ قیادت ہے, جو لیڈرشپ ہے, ان کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ مئی میں جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی جیل سے رہا ہو جائیں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اسی امید کی ایک کڑی ہے؟ کتنا امپورٹنٹ دیکھ رہے ہیں آج کے اس ڈیسیژن کو؟ یہ میں نے ہی کیس کیا ہے, اس لیے میں تو ویسے طوالت کا شکار ہوتا رہا ہے, کیونکہ محترم نواز شریف صاحب کے ہی وکیل جو ہیں وہ اس وقت پروسیکیوٹر کے ہیں بنے ہوئے ہیں. امجد پرویز صاحب جنہوں نے لندن میں بھی نواز شریف صاحب سے ملاقات کی اور پھر ان کے کیسوں میں, اپیلوں میں بھی ان کو بری کروایا. تو یہ ستم ظریفی ہے کہ سرکار اگر استغاثے کا وکیل رکھتی ہے سرکار کی جانب سے, وہ بھی نواز شریف کا ذاتی وکیل ہوتا ہے, حالانکہ پروسیکیوٹرز موجود ہیں. 3 مہینے ہمیں اس کیس میں خوار کیا, پروسیکیوٹر صاحب کی وجہ سے کئی تاریخیں پڑتی رہیں, اور آج وہ خدا وہ پہاڑ اور نکلا چوہا. تو 190 ملین جو پاؤنڈ بار بار ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کا دنیا کا شاید سب سے بڑا کوئی چوری ہو گئی ہے, ڈاکہ ہو گیا ہے, یہ سپریمو بھی بار بار کہتے تھے. تو آج وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کا وہ لندن کی نیشنل کرائمز ایجنسی نے سیدھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجا, اور جس میں نہ عمران خان کا کوئی تعلق تھا, نہ بشرا بیوی کا کوئی تعلق تھا. اور پھر جو سہاوا میں جو 458 جو کیا رقبہ, وہ ایک ٹرسٹ کو کیا, ٹرسٹ کے نام ہے, وہاں یونیورسٹی فعال ہے, فنکشنل ہے, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے ساتھ منسلک ہے, وہاں 150 بچہ مفت تعلیم حاصل کر رہا ہے, اور ضرور ٹرسٹی ہیں عمران خان اور بشرا بی بی, لیکن وہ شہادت میں آیا کہ انہوں نے ایک ڈھیلا اور ایک پائی بھی انہوں نے نہ تنخواہ لی, نہ ٹی اے ڈی اے لیے, نہ ٹرسٹیز کے طور پر لے سکتے ہیں. اچھا کھوسا صاحب, سر ایک کنفیوژن ہے سر, آپ اس کیس میں چونکہ وکیل بھی ہیں, کل بھی میں آپ کو سن رہا تھا, تو ایک نئی بات آئی ہے کہ جو لندن سے پیسے آئے تھے وہ براہ راست سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں گئے, یا ڈائریکشن دی گئی کہ وہاں جائیں, اور اس میں حکومت پاکستان کا کوئی کردار نہیں تھا. پھر وہ جو ایک کیبنٹ میٹنگ کی بات ہوتی ہے, مرزا شہزاد اکبر کا جو رول ہے, پھر وہ ایک بند لفافہ تھا کہ بس اس طرح سے منظوری دے دیں. تو یہ گمراہ کیا گیا, یا یہ کوئی پلاننگ تھی, یا کیا تھی سر؟ یہ تو نہیں سمجھ آیا. گمراہ بھی کیا گیا ہے, اور کچھ یہ جو ہے کریڈٹ لینے کی بھی کوشش شہزاد اکبر نے کی, حالانکہ کیبنٹ میٹنگ کی پروپوزل وہ اپروول سے پہلے وہ پیسہ آ چکا تھا. اور اگر شہزاد اکبر صاحب کو یہ شوق چڑھا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ ہمارے کھاتے میں بنے کہ ہم پاکستان لے کر آئے ہیں, تو وہ انہوں نے جو ہے 3 دسمبر 2019 کو, حالانکہ 19 نومبر کو وہ پیسے آ چکے 2019 میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, اور 3 دسمبر 2019 کو جو ہے شہزاد اکبر نے کابینہ سے اپروول لی کہ یہ جو ہے وہ کانفیڈینشیلٹی کا صرف جو ہے اس کو کہ نیشنل کرائم ایجنسی لندن کے درمیان اور ملک جو ریاض کی فیملی کے درمیان کیا معاہدہ ہوا ہے, اس کی کانفیڈینشیلٹی, یہ نہیں کہ اس معاہدے میں کوئی شہزاد اکبر کا ہاتھ تھا, یا اس کا دخل عمل تھا, یا کوئی حکومت پاکستان کا لینا دینا تھا, وہ کچھ نہیں تھا. صرف اس کو کانفیڈینشیل رکھنے کی حد تک جو ہے وہ لیٹر کی اپروول لی گئی. کھوسا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے, یہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کیسے چلے گئے؟ یہ تھا ہی ملک ریاض کا پیسہ, کیونکہ یہ کرائم پروسیڈ نہیں تھا. یہی ثابت ہوا نیشنل کرائم ایجنسی, یہ کوئی پاکستان کی پولیس نہیں تھی, اور نہ ہی پاکستانی یہ مجسٹریٹ کی عدالت تھی, یہ لندن کی عدالت تھی. وہاں جب محترم خیر سے حسن نواز جو کہ فرزند ارجمند ہیں محترم نواز شریف صاحب کے, انہوں نے 1 ہائیڈ پارک پیلس بیچا ملک ریاض کو 50 ارب روپے میں. 50 ارب روپے میں, ان کو تو کوئی نہیں پوچھتا. وہ جو انہوں نے بیچا وہ نہیں سر, وہ بیچنا تو غلط بات نہیں نا سر, انہوں نے بیچی, اپنی پراپرٹی بیچی. کرائم ایجنسی نے اس کو مشتبہ سسپیکٹ
सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन के जुमरे में इंक्वायरी शुरू की और वो अकाउंट फ्रीज हुआ। यहाँ से शुरुआत होती है। नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन ने उसको सस्पिशियस, यहाँ भी आपको पता ही है कि अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो आपके बैंक में भी जो है अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो उनके भी कानून में जो 2002 का उनका एक्ट है उसके तहत जो है नेशनल क्राइम एजेंसी बनी हुई है। अगर कोई सस्पेक्टेड मुश्तबे ट्रांजैक्शन हो तो वो उनको अख्तियार है कि उसकी छानबीन करें। चुनांचे उसको वो उन्होंने फ्रीज किया। और बाकी भी मलिक रियाज के जो अकाउंट्स है टोटल उसका जो है 190 मिलियन पाउंड वो आया। और फिर जब सारी तफ्तीश की तो वो मलिक रियाज ही का अपना पैसा पाया गया और उससे कोई जुर्म मुतरशे नहीं होता था, ना मनी लॉन्ड्रिंग की बात थी और ना ही कोई जुर्म का पैसा था। क्योंकि मलिक रियाज कोई होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस था नहीं, एक बिजनेस टाइकून है जो रियल के सारी दुनिया जानती है, रियल एस्टेट उसका बिजनेस है। तो ये जो है वो उन्होंने उसे मुआहदा करके और उसको वापस किया। तो वहां इनके दरमियान जो हुआ सुप्रीम कोर्ट का उस मुआहदे में दर्ज किया गया कि इस अकाउंट में ये पैसा भेजा जाए। ठीक है। और वो जो है पैसा मलिक रियाज और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान में मुआहदा होता है। अदालत उसको अकाउंट को डी फ्रीज करके इजाजत देती है, लंदन की अदालत। और वो डेजिग्नेटेड अकाउंटेंट में सीधा आता है, ना उसमें हुकूमत पाकिस्तान का दखल। अच्छा खोसा साहब, यहाँ पे एक सवाल हमें बता दें, थोड़ा क्लैरिटी हो जाए कि जब ये डर्टी मनी ट्रांजैक्शन के तौर पर कंसीडर की गई लंदन में एक दफ़ा, क्या उस स्टेज के ऊपर उस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी फ्रीक बनी या किसी भी सतह के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी पाकिस्तान की हुकूमत को फ्रीक बनी थी? मनी मैंने नहीं कहा, आप मेरे मुंह में वो ना डालिएगा जो मैंने कही नहीं। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हमारा आप 20 लाख रुपए जमा करवाएं, वो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में जो है यहाँ आ जाता है और उसकी भी छानबीन होती है, पूछा जाता है ये कहाँ से आपका पैसा है। तो वो उनके कानून के मुताबिक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मुतसवर करते हुए नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन ने उस को जो है छानबीन की। तो जब टोटलिटी में 190 मिलियन पाउंड आया तो वो उन्होंने देखा कि सारा छानबीन के बाद उन्होंने कहा ये मलिक रियाज का जाती पैसा है जो किसी जुर्म की पादाश में हासिल शुदा। या सर मेरा सवाल था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहीं किसी स्टेज के ऊपर फ्रीक बनी थी सर इस केस में? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक ही कोई नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यहाँ कोई किकबैक, कोई कमीशन, कोई ऑफिस होल्डर, कोई इल्जाम ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये शहजाद अकबर जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, शहजाद अकबर साहब ने और नैब ने ये कार्रवाई दिखाने के लिए कहा कि 190 मिलियन पाउंड इन्होंने बड़ी शादियाने बजाय कि हम लेकर आए। तो सर वो काबीना से जो मंजूरी ली गई थी वो क्या था? वज़ीर आज़म को बंद लिफाफे काबीना से मंजूरी वो क्या था? पैसा आने के बाद ये हो रहा है, काबीना की कोई मंजूरी नहीं हुई, माफ कीजिएगा। काबीना की मंजूरी 3 दिसंबर को सिर्फ उस कॉन्फिडेंशियलिटी को मलहूज रखने के लिए की गई है जो मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान हुई है। और उसमें ये शिक थी क्योंकि उनके कानून में जब तक दोनों फरीक जो है उसकी इजाजत न दें वो मुआहिदे को वो बागुजार नहीं कर सकते, उसकी मुश्तहर नहीं कर सकते। तो सर अब जो पैसा आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने वो पाकिस्तान को दे दिया, अब वो पैसा मलिक रियाज साहब को वापस मिलेगा? मलिक रियाज का क्या ताल्लुक है? मलिक रियाज ने 460 अरब रुपया हुकूमत सिंध का देना था क्योंकि हुकूमत सिंध में वहाँ जो भी अब इस वक्त सदर पाकिस्तान है आसिफ जरदारी साहब, वो जो वहाँ बहरिया टाउन बना है, ये जो वहाँ की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसने जमीन मलीर कैंट मलीर को दी, मलीर ने आगे से मलिक रियाज को बेचा। और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ट्रांजैक्शन सारे गैर आईनी है और उनका जमीनों का तखमीना लगाकर ये 460 अरब रुपया मलिक रियाज ने तस्लीम किया कि ठीक हो गया सर। तैयार। तो उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना अकाउंट खोला जो रजिस्ट्रार के नाम का खुला हुआ था, जिसमें मलिक रियाज के 460 अरब रुपया दाखिल करना 7 साल के अंदर उस पर ये वो शराइत में मुंदरज था।
ठीक हो गया सर। 190 मिलियन पाउंड ये मलिक रियाज के उसी अकाउंट में आया जो हुकूमत सिंध को मिलना था, और ये हुकूमत सिंध को जाना था। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब आप कहते हैं तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में आपके सूबे भी आ जाते हैं। ठीक हो गया गवर्नमेंट ऑफ सर। पाकिस्तान कोई हवा में नहीं ऑपरेट करती। अच्छा खोसा तो साहब, इसलिए वो मलिक रियाज का खोसा साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, ठीक हो गया, इस पे काफ़ी सारी बातें हमें क्लियर हो गई। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सर, आज बिलावल साहब जो है वो असेंबली फ्लोर पे बड़ा उन्होंने गरज बरस का मुजाहरा किया है और पीटीआई पे खूब उन्होंने जो है वो तीर बरसाए हैं। उन्होंने कहा ये जानबूझ के जो है वो फ़ौज को सियासत में घसीट रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। फिर ये भी कह रहे हैं कि वो तौबा करने की बजाय जो है वो लफ्ज़ी तीरों की बौछार करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज उनके इस लहजे के ऊपर भी और उनकी बातों पे भी? मैं क्या कह सकता हूँ, देखें बीबी का आप ही कह सकते हैं सर। देखें एक बात तो ये है, वो ये भी कह दें कि उनके नाना को भी एस्टैब्लिशमेंट ने और ज़ियाउल हक ने नहीं मरवाया। वो ये भी कह दें कि रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को भी जनरल परवेज मुशर्रफ और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं मरवाया। जबकि ये दोनों केसेस मैं खुद कर रहा हूँ और आपके सामने है ये कि एस्टैब्लिशमेंट ने मरवाया है, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल के बाद जो है इस बात को तस्लीम किया कि भुट्टो का ट्रायल जो था वो मिस ट्रायल था और उनको गलत फांसी दी गई। और जहाँ तक बेनज़ीर का ताल्लुक है, मर्डर केस आज भी हाई कोर्ट में चल रहा है जिसमें मैं खुद वकील हूँ, और उसमें मुशर्रफ साहब जो है प्राइम मुल्जिम थे, जो मफरूर थे उसमें, ठीक हो गया सर। एस्टैब्लिशमेंट के खाते में पड़ा। अगर आज ये कह रहे हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट का कोई दखल में घसीट रहे हैं, ओके तो सर। ये 9 मई का शाखसाना और 9 फरवरी को आप जरा मिलावट कर लीजिएगा, ये लंदन प्लान का हिस्सा है। चले अगर आज ठीक हो गया खोसा साहब, आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। जी अबू बकर साहब बात कर रहे थे या नुखी साहब आप बात कर रहे थे? अबू बकर साहब ही कर रहे थे, ठीक है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर हम अब आपका मेरा ख्याल है सुमेरा, आज अबू बकर साहब को ज्यादा टाइम दें। पूछे अच्छा, क्यों? आज अबू बकर साहब टाई बहुत अच्छी लगा। दैट्स ग्रेट, आज इनको इसमें कोई time शक देना है। नहीं आज इनको ज्यादा- कट तो करें। सोलो कट तो आपका नजर आ रहा है। जी अबू बकर साहब प्लीज। बस देखें, अब तो असल सवाल यही है इसको जो close इनसे भी करते हैं, पूछने फिर हम वाला आगे था, आएंगे। वो यही था कि जी अब इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो अब किस तरह से मुमकिन होगी, क्योंकि अब हम 2-3 बातें सुन रहे हैं। एक तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज कहा कि वो जेल में कह रहे हैं कि अब मुझे निकाले यहाँ जी से। बाहर निकालो मुझे। तो बिल्कुल। अब उनके वकला हैं, आज एक केस में चूंकि इन्होंने जमानत भी ली है, अब कल भी ज़ाहिर है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस के अंदर जो है वो ज़ाहिर है उनको सुनना है। तो अब इस सारी सूरत हाल में असल कंसर्न तो इस जमात का, उनके वोटर्स का यही है कि वो बाहर कैसे आएंगे, जो कि बज़ाहिर तो मुझे नहीं लग रहा जब तक पॉलिटिकली चीज़ें सेटल नहीं होंगी, क्योंकि ये सारा क्राइसिस पॉलिटिकली चंद मोटिवेटेड है जुमले सुमेरा मेरी तरफ और से। ये मुकदमात भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। ठीक है सर। और ये जो पॉलिटिक्स में जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, ये कहीं चीज़ें सेटल होंगी ओके, तो फिर हतमी तौर पर वो बाहर आएंगे तो फिर कोई बात हो सकती है। बिल्कुल सही है। तो वरना तो ये मामला अभी इसी तरह से चलते रहेंगे। जी नुखी साहब। सुमेरा बात ये है कि जब कोई कहता है ना जी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं ये केसेस, तो फिर बताना चाहिए ना पॉलिटिकली कैसे हैं। मतलब साइफर जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वो इद्दत वाला केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, सर, इससे पहले तोशा खाना भी यही लग रहा था कि उस पे सारी चीजें जो है वो कानून के मुताबिक है। मोटिवेटेड केसेस पता है कौन से होते हैं? मैं आपको बताता हूँ। पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस ये होते हैं, अकामा भी, चल मैं करीब की मिसाल दे देता हूँ, मैं भी बता देता हूँ। पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस वो होते हैं जिसमें राना सनाउल्लाह पे हीरोइन डाल दी जाती है, ठीक है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस वो होते हैं जिसमें इरफान सिद्दीकी जैसे बुजुर्ग कलमकार पे उनको किरायानामा ना जमा कराने पे उनको हथकड़ियां लगा देती हैं। सही। पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो केसेस होते हैं जिसमें ब्लॉगर्स को बुला के FIA के सामने ठीक हो गया उनको सर। हिरासा किया जाता है। ठीक हो गया सर, ठीक। जो केस ये कमाल बात है ये कि फिर बताना चाहिए ना किस तरह से सियासतदान पे politically motivated है। ये मिसाल दे रहा हूं। ये पॉलिटिकली सुने ना, मोटिवेटेड नहीं होते आप कि सुन आप तो ले। साइफर में आजम खान को 2 आपको- महीने गायब रखें और उसके बाद बयान ले लें, ये ठीक होते हैं। वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं नहीं, होते। 4 साल खाबर मलिका कहते रहे डार साहब कि से वो बयान अल्लाह ले वाली लें, माई हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ हैं? इसाक डार वो से बयान ले लें, वो इंसान पॉलिटिकली हैं। मोटिवेटेड नहीं और होते। 2 महीने और गायब फिर रहने उनके के हवाले बाद देते खाबर रहे मलिका कि केस ये करते तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होता। ये आपको इलेक्शन सोचना से चाहिए। पहले 3-3, जब 4-4, आपने 5 नहीं, ये देखे ना जेल सुमेरा, ट्रायल अब कर इन्होंने लें, अब ये इन्होंने वही ठीक बात होता है। की। ये मिसाल के तौर पे जेल ट्रायल हर दफा ये politically मिसाल motivated देते हैं ना अबू बकर साहब जी, जी। कि जी वो CCTV फुटेज 9 मई की नहीं हाँ जी। आई, वो निकाली जाए। इन फुटेजेस का क्या है? कभी नहीं इनके मुंह से मैंने जेल सुना। ट्रायल जो होते कभी हैं, मैंने ये नहीं सुना सुमेरा। पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है।
کبھی میں نے جیل میں ٹرائل، وہ بھائی ان کو وہ قانون شکنی ہوئی ہے، یہ شفاف ٹرائل کا جو رائٹ ہے، شفاف ٹرائل میں اس کی وائلیشن ہے، شفاف ٹرائل میں آپ کو ضمانت مل سکتی تھی، بالکل مل سکتی تو مل گئی ہے، پھر کیا کہتے ہیں مل گئی ہے نا، تو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، کیسے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سمیرا، یہ جیل ٹرائل تو نہیں ہے، اکثر کہتے ہیں نا جیل ٹرائل میں اس کیس میں ضمانت مسترد ہو چکی ہے، اگر میں بولتا رہوں گا میرا پوائنٹ مس ہو جانا ہے، وہ تو شور میں نکل جانا ہے۔ یہ اکثر کہتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کے کیسز میں نا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کا جی جی آپ کو بڑی جائز بات ہے، تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب اس کا جواب تو سن لیں، جواب تو سن لیں، جواب لے لیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کے دوران نا ہم دیکھتے تھے کہ فلاں سے پیپر چھین لیے گئے ہیں، کاغذات نمزی، اس کی ویڈیوز آتی تھی، اس وقت انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہونی چاہیے، اس وقت اس کے لیے بھی الیکشن کمیشن کو تحقیقات کرنی چاہیے، جو آپ نے کیوں نہیں کہا سی سی ٹی وی فوٹیج ہونی چاہیے؟ ہم ہمیشہ کہتے رہے، آپ نے انہی ویڈیوز پہ اعتبار کیا، جو تمام معاملات خراب ہوئے ہیں دوسری پارٹیوں کے، ان پہ آپ صرف موبائل کی ویڈیوز پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں، اور جب اپنی بات آتی ہے اپنی دفعہ کہتے ہیں آپ اسکاٹ لینڈ کو بلا لیں، اب باہر سے تحقیقات کرائیں، کرائم جب ٹیک پلیس میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے جب نہیں ہوگی تو پھر پولیٹیکلی گیم چلے گی، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھائی صاحب، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز جو ہوتے ہیں نا، وہ کوئی بھینس چوری کا ڈال دیا جاتا ہے، وہ ادھر ادھر کے ہوتے ہیں، پتہ چل رہا ہوتا ہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، جو کیسز بنے ہوئے ہیں یہ حکومت نے بنائے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اور سمیرا سنیں، یہ ختم ہو جائیں گے، اللہ کرے ختم ہو جائیں جی، اس سے اچھی بات کیا ہے؟ اب مطلب اب کہاں گیا اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ؟ وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں فیصلے آ رہے ہیں، ریزسٹنس ہو رہی ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ روزانہ یہ جو خط کا معاملہ ہے، یہ کیا ہے؟ ریزسٹنس نہیں ہو رہی، روزانہ یہ جو مداخلت کی بات ہو رہی ہے، تمام ہائی کورٹس لکھ کے دے رہی ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا، فل کورٹ بیٹھا ہوا ہے، لارجر بینچ بیٹھا ہوا ہے، ایک آج خود نوٹس اس پہ ہو رہا ہے، تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اچھا یہ کیا ہے؟ اس طرح اپنے نہ آپ کی بات سمجھ آئے گی، جی 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 میں نے ان کی بات کتنے آرام سے سنی سمیرا، میں آئندہ بھی سنوں گا، لیکن ابوبکر صاحب کو نا یکدم جوش چڑھ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بات کرنی ہے اور میری چلیں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں نا، وائنڈ اپ کرتے ہیں، ضروری ہے قبلہ کعبہ، میری سن تو لینا کسی کی بات۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے، ججز نے خط لکھ دیا، وہ دھمکیاں آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، فلانا کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، اور اسی دوران میں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے کیسز کے فیصلے بھی میرٹ پہ ہونا شروع، ایک منٹ، آج یہ کیا بات ہوئی کہ کیس کا فیصلہ خلاف آ جائے تو آپ کہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ سے ہوا ہے، اور حق میں آ جائے تو آپ کہیں یہ انصاف ہوا ہے، یہ جج صاحب نے بہادری دکھا دی ہے۔ تو نقیب صاحب اپوزیشن کی طرف سے، سوری حکومت کی طرف سے بھی تو ایسے ہی ہے نا، اب وہ اب دیکھیں کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 3 ماہ ہو گئے ہمیں رولا جا رہا ہے اس کیس کے پیچھے، اور حکومت کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے کیسز لٹکے ہوئے اور آپ ایسے ایسی اتنی جلدی فیصلے دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں ایک کیس کی مثال دیتا ہوں، فارن فنڈنگ کیس، میرا خیال ہے 9 سال ہو گئے ہیں اسے لٹکایا ہوا حکومت نے، سٹے پہ یہ نہیں بتاتے، نہیں یہ 26 گھنٹے جو ٹرائل ہوتے رہے، 12 گھنٹے، یہ بھول جاتے ہیں، یہ اصل میں اب آپ کو پچھلا یاد دلاؤں گا، یہ کہیں گے آپ پچھلا نہ مجھے یاد دلائیں، نہیں یہ دوسروں کے ساتھ بھی آپ یہی کرتے رہے ہیں، لیکن الیکشن سے پہلے یہ جو سکرپٹڈ فیصلے ہیں، 18 میں انصاف ہوا تھا، 18 میں نہیں کوئی فیصلے آئے تھے، وہ پتہ چل گیا ثاقب نثار کے فیصلے ٹھیک تھے، کلیئر نہیں ہو گیا ابھی، ہم تو کہتے ہیں آپ نہیں کہتے، کو آزاد ہونا چاہیے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز نہیں ہونے چاہیے، اب اگر انہوں نے پاکستان کی عدالتوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹائی کی رعایت دے رہا ہوں، اب اگر انہوں نے پھر کہا نا کہ ہم تو کہتے رہے ہیں، تو میں ان سے پوچھوں گا آپ ثبوت دیں، کیونکہ میں جس سے پوچھتا ہوں ہم اس وقت بھی کہتے رہے ہیں، کہاں کہتے رہے ہیں، کوئی اس کا کوئی تو پروف ہو نا، اس وقت بھی نہیں کہتے رہے، یہ اب آ کے نا جان چھڑانے کا بہترین فارمولہ ہم کہتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں نا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور کل کو یہ پہیہ بدلے گا تو پھر یہ سب ملے گا، نہیں بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، کل کو وہ کہیں گے کہ میں کہتا تھا، آج آپ نے جو کہا ہے نا وہ تو چلو مانا ریکارڈ پہ آ گیا نا، ریکارڈ پہ آ گیا نا، پچھلا بھی ریکارڈ دکھائیں، صحیح ہو گیا، آپ پچھلا ریکارڈ کیوں ہم لوگ کھوسا صاحب سے بات کر رہے تھے بلاول صاحب کے لب و لہجے پہ اور ان کی گرج برس پہ، اور اس وقت جو پی ٹی آئی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف وہ جتنی باتیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ مذاکرات کی طرف نہیں آنا چاہ رہے ہیں، حکومتی مذاکرات کو وہ رد کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اس پہ آج ان کا لہجہ کیا تھا، کیا کیا انہوں نے باتیں کی، وہ سن کے واپس آ کے ڈسکس کرتے ہیں۔ بات ایک کرتے ہیں مگر سیاست ان کا کچھ اور ہے، بطور ان کے یہ جد و جہد کر رہے ہیں رول آف لا کے لیے، بات اگر کرنا ہے جناب اسپیکر صرف ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے، پاؤں کسی کا پکڑا ہوا ہے جناب اسپیکر، تو انہی کا پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، صرف اور صرف وہ اپنا ذاتی مسائل کا حل چاہتے ہیں
اور وہ جانتے ہیں کہ کس کا پاؤں پکڑنا پڑے گا اگر وہ سیاستدانوں کو تو انکار کر رہے ہیں, آپ سے بات نہیں کرتے. انہی لوگوں کو جن کو جناب قائد حزب اختلاف لیکچر دے رہا تھا آئین پہ اور آئین کا بالادستی پہ کہ سیاست میں مداخلت نہ کرو, انہی کو تو وہ پاؤں پکڑ کے زبردستی مداخلت کروا رہے ہیں جناب اسپیکر. یہ منافقت پاکستان کے عوام کے ساتھ منافقت ہے, یہ ہمارا جمہوریت کے ساتھ منافقت ہے. جب تک یہ منافقت جاری رہے گا تو ان کا رونا دھونا جاری رہے گا جناب اسپیکر. جی نخیز صاحب, بلاول صاحب کا لب و لہجہ بھی آپ نے دیکھا, ان کے آپ نے جسچر بھی دیکھے اور ان کی آپ نے باتیں بھی سنی. کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ, کس کا گریبان پکڑا, کس کے پاؤں کھینچے؟ بلاول جو ہیں انہوں نے بڑا خود کو گروم کیا ہے, یقین کریں, اس میں کوئی شک نہیں. اور دبنگ لہجہ ہے. میں نے جب آپ کو یاد ہوگا نو کانفیڈنس موو آ رہی تھی, اس موقع پہ بھی جب تاخیر ہو رہی تھی تو یہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا جناب اسپیکر آپ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں, سوری آپ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک پہ ووٹنگ نہیں کروا رہے. جی جی بالکل. اور پھر اس دوران پھر انہوں نے جو لہجہ ہے, مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ بلاول کی اردو ٹھیک نہیں ہے, تو اردو تو بھائی ہمارے جو قائد اعظم محمد علی جناب جی بالکل ان کی بھی صحیح نہیں بالکل. اس سے کیا یہ کوئی پوائنٹ نہیں بالکل. اس لیے آپ کنٹینٹ پہ بات کریں, کنٹینٹ پہ بالکل صحیح بات کی. اچھا میں ان کی بات کی حمایت کس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت ہو پتہ کیا رہا ہے, پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑے, وہ ہمیں گورنمنٹ دے دیں, ہم آ جائیں گورنمنٹ میں, یہ چلے جائیں اپوزیشن میں, ہمارے پاس گورنمنٹ آ جائے پھر ٹھیک ہے. تو یہی کام تو وہ کریں تو وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. یہ ان کے پاؤں پڑ جائیں تو ٹھیک ہے, وہ پڑھیں تو پھر وہ بوٹ پالشی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے جب بات کرنی ہے کسی سے اور آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بات ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں نا پھر, اور دوسری طرف آپ الزام بھی ان پہ لگائیں کہ ہمارے پہ سختی بھی وہ کر رہے ہیں, الیکشن بھی انہوں نے ریگڈ کروائے ہیں اور وہ ہمارے خلاف بھی چل رہے ہیں. تو پھر بات ان سے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ ان کے پاس اختیار ہے, تو پھر جن کے پاس اختیار ہے ان کے ساتھ سارے بات کر رہے ہیں. پھر آپ کو دوسروں پہ کیوں اعتراض ہے؟ ایک پارٹی اگر ان سے بات کر رہی ہے تو پھر آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ بالکل صحیح. آپ کی بات نہیں مانی جا رہی نا. تو جب آپ کی بات آپ نے تو پچھلی گورنمنٹ میں سمیرا آپ دیکھیں ذرا, انہوں نے یعنی ایسا ہوتا تھا کہ تصویریں ساتھ لگتی تھی باجوہ صاحب کے ساتھ, ایک پیج ون پیج ہم ساتھ ہیں, ہم ساتھ ہیں. یہ دیکھیں نواز شریف نے نام لے دیا ان کا جلسے میں, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ملک دشمن ہے, وہ مودی کا یار, وہ فلانے کے یار. کوئی زبانیں ان کی زہر اگلتی تھی, کوئی آگ اگلتی تھی, اور اب 190 ڈگری پہ وہ سارا الٹ ہو گیا. اب وہ خراب ہے, اور جس دن مستقبل میں کبھی ان کا داؤ لگا تو پھر وہ کہیں گے نہیں یہ صحیح ہے, ہم تو یہ اس طرح کہہ رہے تھے, وہ غلط ہے. میں یہ کہتا ہوں وہ اس طرف بھی غلط ہے. میں یہ رویہ جو ہے, بات یہ ہے کہ اس ملک میں یہ غلط رواج ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ ملک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے, یا اسٹیبلشمنٹ کی بات ایسا کب ہوتا ہے؟ کچھ معاملات ایسے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, وہ آپ مانیں یا نہ مانیں, یہاں کا سٹرکچر ہمارے ملک کا ایسا بن چکا ہوا ہے, کچھ معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. بالکل صحیح. اچھا میں مثال دیتا ہوں, نکال دیتے ہیں جی, فوج کو نکال دیتے ہیں, آپ لے کے دکھائیں کسی ملک کے ساتھ, آپ قرضہ لے کے دکھائیں, تجارت کر کے دکھائیں, وہ جو گارنٹیاں مانگتے ہیں وہ کہاں سے لائیں گے آپ اس وقت ان کو گھسیٹ کے لے آتے ہیں. صحیح ہو گیا. جتنا جو قربانیاں آج انہوں نے تو خیر بلاول صاحب نے تو دھجیاں اڑا دی ہیں نا پی ٹی آئی کی, ادھر سے کبھی آپ سنیں جو فیصل واڈا نے کہا ہے, بالکل اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے معاملات میں جب آپ کسی پہ بات کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو طاقتوروں سے بات کریں, تو طاقتوروں سے بات کرنے کا طریقہ تو سیکھیں. آپ گالیاں دے کے طاقتور کے سامنے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. اس پہ میں ابو بکر صاحب کا بھی کامنٹ لوں گی, لیکن اس وقت مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. بریک بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابو بکر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. جو بلاول بھٹو صاحب نے آج بات کی ہے, اسی طرح کا لب و لہجہ آج فیصل واڈا صاحب کا بھی تھا. انہوں نے کیا باتیں کی ہیں وہ بھی سن کے آتے ہیں, پھر واپس آ کے بات کرتے ہیں. پاکستان میں کوئی پگڑی اچھالے گا تو پگڑی کا فٹ بال, ہم ان کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے.
प्यार करेंगे डबल प्यार देंगे, इज्जत देंगे डबल इज्जत देंगे, इतराम करेंगे डबल इतराम करेंगे, बदमाशी करेंगे डबल बदमाशी करूंगा। क्लैरिटी है, स्ट्रेट हूं मैं। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है, उसमें सियासतदान भी है, बंद करें। जी अबू बकर साहब, अब आपके पास दो पर्सनालिटीज़ हैं जिनके लबो लहजे के बारे में आपने बात करनी, क्या कहना चाहिए? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब ने जो तकरीर की है वो तकरीरें बहुत अच्छी करते हैं, ज़ाहिर है पार्लियामेंट में है, लेकिन पाकिस्तान का जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मसला तो नहीं है, ये माजी में PMLN का मसला रहा है, उससे पहले पीपल्स पार्टी का ये मसला जो रहा है। अपोजिशन में होते हैं उनका ये तो मसला। अब बात यह है कि इन हालात में पॉइंट स्कोरिंग करनी है तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ने, या इन प्रॉब्लम्स को देखकर कोई ऐसे नतीजे पे पहुंचना है जिसके नतीजे में पार्लियामेंट एम्पावर हो, सियासी जमातें एम्पावर हों, आवाम से वोट लेने वाले जो सियासतदान है वो एम्पावर हो ना। असल मुल्क के मुक़्तदर लोग तो यही है ना जिन्होंने आवाम के वोट से आकर पॉलिटिक्स करनी है, आवाम के मसले हल करने हैं। ठीक है, देखिए पार्लियामेंट अगर इस तरह से जो हम देख रहे हैं दिहाइयों से एक डिबेटिंग क्लब है, अगर उसको इसी तरह से जारी रखना है तो गेम या मामलात पार्लियामेंट से निकल जाएंगे। नहीं, इसका मतलब जो कि बड़ी बुरी तरह से निकल चुके हैं। बिलावल साहब ने बात सही नहीं की, मैं अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि वो अगर आप डेमोक्रेसी चाहते हैं तो आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में आए। मैं तो यही बात कर रहा हूं ना, इसी पे आ रहा हूं ना कि प्रॉब्लम ये है कि जो लोग इक्तदार में आते हैं वो 180 डिग्री नई पोजीशन ले लेते हैं, जो कल को अपोजिशन में होते हैं वो उनकी पोजीशन और होती है, जो लोग इक्तदार से उतरते हैं वो गेट नंबर 4 के बाहर जाके जमघटा लगाते हैं। तो ये एक सियासी जमात का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर बन चुका है, इसीलिए रिस्पेक्ट नहीं है, इसीलिए आम आदमी पॉलिटिक्स से रेलेवेंट हो गया। तब्दीली की दावेदार जो पार्टी है उसको चाहिए ना कि इस चीज को तब्दील करें। उनको भी चाहिए जी, सबको चाहिए। बिलावल साहब के तो नए क्रेडेंशियल्स हैं, नया खून है, बड़ी उम्मीदें उनसे वाबस्ते हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो वो ही इनिशिएटिव ले लें, वो सारी जमातों को इकट्ठा कर लें, बड़े लीडर हैं, बड़ा कद काट है उनका, जरदारी साहब का उनको जो है वो शेडो भी हासिल है, तो किसी ऐसी नई चीज़ की तरफ चाहे ना सियासी जमातें बैठ जाएं, कम से कम अदालत से ही सीख लें। जजेस जो हैं उनका जो एक खोया हुआ इख्तियार है जिसकी तलाश में वो आजकल लेटर्स भी लिख रहे हैं, सही है। तो ये एहसास तो वहाँ भी है। पार्लियामेंट तो सबसे बालादस्त है, ठीक होगा। तो सियासी जमातें इस फोरम को इस्तेमाल करें। अगर तकरीरें करेंगे एक दूसरे की टांगे खींचनी नहीं, तकरीरों वाली बात नहीं है ना। अगर तमाम लोगों ने बानी पीटीआई के ऊपर, बानी पीटीआई पे अगर उम्मीदें थी तो वो उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। अब आप कह रहे हैं कि उम्मीदें जो है वो बिलावल भुट्टो से वाबस्ता कर लें। नहीं, तमाम सियासी जमात से ही उम्मीदें वाबस्ता होती है ना, बिलावल से भी हैं लोगों की, इमरान खान साहब से भी होंगे, मियां नवाज शरीफ साहब से भी हैं। चले अब तो इन लोगों ने सिचुएशन को आगे बढ़ाना है। फैसल वाडा साहब के, फैसल वाडा साहब का जो आज का जो लबो लहजा है, मुझे तो नहीं समझ आया कि वो इसमें किस तरह से फरीक हैं। मुझे लगता है कि उनका जो अपना जो दिल दुखा हुआ है दोहरी शरीयत के मामले में, जी, मुझे लगता है कि ये उनके ऊपर कहीं से पाँव आया है, वरना तो सियासी तौर पर तो मेरा ख्याल है आजकल यतीमी की जिंदगी वो गुजार रहे हैं। कहीं और से जो उनको इक़्तिदार में शामिल हैं जिस तरह से, मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की असाइनमेंट पे है। ठीक है। लेकिन कोई भी सियासतदान हो, सेनेटर हो, किसी भी असाइनमेंट पे हो, उसे ये सोचना है कि उसे प्रॉक्सी का रोल नहीं प्ले करना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक। क्योंकि जब आप प्रॉक्सी का रोल प्ले करते हैं, जब मामलात कहीं सेटल होते हैं तो फिर कुर्बानी आपको देनी पड़ती है। बिल्कुल सही है। ये एक दफा पहले भी दोहरी शरीयत के मामले में कुर्बानी दे चुके हैं। अब भी मुझे लगता है कि अगले 2-4 रोज में इन पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस चल रहा है उसमें इनका ना ट्रायल शुरू हो जाए। तो जजेस को इस तरह के लबो लहजे में बात करना, उनको अंडरमाइन करना, वो थर्ड पिलर ऑफ स्टेट बिल्कुल सही है। तो मेरा ख्याल है ये भी मुनासिब नहीं है। ठीक हो गया। जजेस को कॉन्सिक्वेंसेस का पता है, वो लेटर लिख रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, उन्हें पता है कि बारे सबूत उनके ऊपर ओके, सही हो गया। उनको पता है कहीं कुछ देना पड़ेगा तो उनके पास इनफ एविडेंसेस होने चाहिए। ठीक तो है, उन्होंने ये पोजीशन इख्तियार की है। ओके ओके ओके। तो ये तो इतना सा मामला है। ठीक है। नुकैर साहब, फैसल वाडा साहब, जी जी, फैसल वाडा साहब ने क्या स्टेटस है उनका इस वक्त? ये देखे ना कैसा इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया जी, सियासी यतीम। तो मतलब इनको पीटीआई से निकल के अभी पीटीआई से जो निकल गया वो सियासी जमात से निकल जाए, गलत बात। किसी भी सियासी जमात से आपको बहुत से लोग दिखाता हूं जो सियासी जमातों से निकल गए लेकिन वो मीडिया में मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि जो जावेद हाशमी साहब वो उनका कोई फैसल वाडा से ये तो बाकायदा हद तक कर रहे हैं जावेद हाशमी साहब की, नहीं फैसल वाडा के साथ पार्टी वो छोड़ चुके हैं ना, वो ये छोड़ चुके हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो नेशनल का फैसल वाडा साहब भी सोशल मीडिया में है, वो प्रॉक्सी तो नहीं करते। फैसल वाडा ने क्या नेशनल स्टेट के खिलाफ क्या किया? मैं कह रहा हूँ सर, प्रॉक्सी तो नहीं करते वो। नहीं तो ये कर रहे हैं,
कैसे कर रहे हैं? ये क्या सुनाया आपने? क्या सुनाया आपने? क्या बताएं ना? वो जजेस के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा है, जजेस के क्या है? जजेस के हवाले से जो जिन्होंने जजेस के केसेस भेजे, रेफरेंस बनाए, उनको क्या कहेंगे? वो किसकी प्रॉक्सी लड़ रहे थे? वो भी प्रॉक्सी करते रहे। नहीं, अच्छा यार इसका तो मेरे पास तो इसमें क्या, मैं क्या कहूँगा, प्रॉक्सी नहीं करते रहे। उसकी वजह पता क्या है? वो खुद कह रहे हैं कि खुद कह रहे हैं कि हमने ये जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेजा था, इसी जोश के साथ, इतने ही अल्फाज के साथ उसकी भी मजम्मत करें। भाई इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि वहां से फाइल आई, हमने दे दी, हमसे गलती हो गई, बस। तो अब आप मुझसे क्या चाह रहे हैं? नहीं, आपसे ये चाह रहा हूं कि ये सिचुएशन इटसेल्फ बता रही है कि प्रॉक्सी मत करें। वो जजेस की बहादुरी देखनी है ना, तो हमने तो देखी हुई है। इफ्तिखार चौधरी साहब को देखें, शौकत अजीज साहब को देखें, सिद्दीकी साहब को, ये आगे इफ्तिखार जो है, क्या नाम है, फायज ईसा साहब को देखें। बात यह है कि आपने अपनी पसंद के जो जज हैं उनको रगड़ के रख देना, उनके खिलाफ बातें करनी है। ये क्या हो रहा है, जुडिशरी क्या कर रही? नहीं, पसंद का मैटर नहीं है। हमने तो कभी ईमानदार जज नहीं कहा, जज अरशद ने तो नहीं कहा, जज अरशद मलिक की भी कोई बात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। वो केसेस आज इररिलेवेंट, उन पे किसका दबाव था और कौन उनको बचाने के लिए प्रॉक्सी लड़ रहा था? तो उस वक्त भी ये बातें होती सर, ये मनपसंद कहते हैं कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस थे। तीसरी दफा कह रहा हूं, इनकी टाई की वजह से चुप कर रहा हूं मैं। ये नहीं इशू सर, मनपसंद गेम है। लाइटर नोट में आपको मनपसंद गेम है। नहीं, मैं ये कहता, ये इस वक्त चाहते क्या है, पीटीआई चाहती क्या है कि सारी जमातें मिलके फैसल वाडा सुन ले वही ना, वो भी यही कह रहे हैं ना, ये चाहते हैं। फैसल वाडा की बात का मकसद ये है, यूं बात कर लेते हैं, ये चाहते हैं कि सारे मिलके ना, यानी खुद तो ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे थे, और अब ये चाहते हैं कि सारे मिलके एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाएं और हम अकेले जाके उनके पांव पकड़ लें और बाद में इनको रगड़ दें। आपका क्या ख्याल है, पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपना हक में है या खिलाफ है? मैंने तो बात होने दें, इस तरह मामला खराब, ये वो जमात है, मेरी बात सुन लें, बदकिस्मती से ये वो जमात है जिसने कहा था कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। आजकल जो ये दावा कर रहे हैं ना कि न्यूट्रल होना चाहिए, तब तो ये सारा बयानिया ही मुख्तलिफ था, उलट था। ये न्यूट्रल नहीं होना चाह रहे हैं। बात ठीक है कि जब आप ऑपोजिशन में बैठे होते हैं तो ये न्यूट्रल नहीं, जुमला ये न्यूट्रल नहीं होना चाह रहे। ये कह रहे हैं कि फौज हमारे साथ मिल जाए। जी बिल्कुल सही, न्यूट्रल नहीं होना चाह रहे, इसी को न्यूट्रल होना कहते हैं। इसी को न्यूट्रल मिलेगी तो ये कहते हैं मिल जाए, हम न्यूट्रल। मुखिया साहब, एक और बड़ी अहम पर्सनालिटी है, मैं चाह रही हूँ उनको हम डिस्कस कर लें, वो मिस ना हो जाए कहीं हमसे। हमारे पास उनका सॉर्ट मौलाना फजलुर रहमान साहब का, कि उनकी को जो ख्वाहिश है वो क्या है और उनके जो दुख है वो क्या है, सुन के वापस आके फिर उन पर डिस्कशन करते हैं। असरनो इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए और फौज इलेक्शन से दूर रहे। इलेक्शन को इतना बदनाम कर दिया है कि इसको इलेक्शन कहना ही नाजायज़ है। असम्बलियाँ बिक रही हैं और कैंडिडेट्स बेचारे दर बदर हैं, तो ये इलेक्शन होता है जी। किसान के साथ जो जुल्म किया गया है इस वक्त, इसका पूछगछ भी होना चाहिए ना। आपके पास अगर 45 लाख टन गंदम मौजूद है, फिर आपने 35 लाख टन क्यों मंगवाया? नुखैर साहब, दुख समझ आ रहा है आपको मौलाना साहब का? तो वो चेहरे से भी बहुत दुखी लग रहे थे। मैं खुद दुखी हो गया हूँ, आपको अंदाजा नहीं है। अंदरूनी तौर पे मेरे इस वक्त आंसू निकल रहे हैं। बात यह है कि मौलाना साहब को आज बल्कि एक और बड़ा मजेदार इन्होंने बयान दिया है। हाँ जी। वो नहीं, शायद आपने सुना। इन्होंने कहा कि किसी साफी ने सवाल किया कि इमरान खान यहूदी एजेंट कहते थे यहूदी एजेंट, तो मौलाना साहब ने फरमाया वो मेरा सियासी बयान था। हाँ जी। लफ्ज सियासी बयान ना कहा करें, वो झूठ था। हाँ, बिल्कुल। वो मेरी मुनाफकत थी। इसका मतलब है ये सियासी बयान, लफ्ज सियासी बयान कह के आप अपने झूठ और मुनाफका ना, खान साहब भी यही करते थे। बिल्कुल सही। जब उन्होंने वो 35 वाला बयान उस पे लगाया था इल्जाम नजम सेठी पे, तो उन्होंने कहा वो तो मेरा सियासी बयान था। बिल्कुल सही। ये सियासी बयान नहीं कहना, ये आप खुल के कहा करें वो मैंने झूठ बोला था, वो बिल्कुल गलत बात थी, वो मैंने मुनाफकत की थी। तो आप वो कह रहे हैं मैंने डीजल नहीं कहा था, वो तो मैंने तो नहीं नाम रखा था। अभी किसी ने नाम रखा हो, लेते तो आप रहे। लेकिन सर अब पीटीआई वालों को भी मना कर दिया गया कि मौलाना साहब को डीजल नहीं सर कब तक मैं बता रहा हूं। अभी जो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन के हामी नहीं, इलेक्शन असर न हो, नहीं सुलह के हामी नहीं है, यानी पीटीआई भी नहीं चाह रही। ये कैसे हो सकता है कि किसी जमात के साथ ये आज आप ये खिलाफ हो जाए ना, पीटीआई के खिलाफ हो जाए, तो आज सुने आज नून लीग के साथ हो जाए तो फौरन पीटीआई के खिलाफ हो जाएंगे। जब ये कहते हैं कि जी इलेक्शन असर न होने
होने हाँ जी। चाहिए, ठीक है। और क्या अपोजिशन में बैठना चाहिए नून लीग को और हुकूमत में आना चाहिए पीटीआई को। इसको उर्दू में तर्जुमा करते हैं, मजीद गहरी उर्दू में, शायराना उर्दू में, शायराना उर्दू में इसका तर्जुमा होगा। क्या कह रहा है? शायर इस शेर में कह रहा है, ना नौमन तेल होगा ना राता नाचेगी, ठीक है। बल्कि इसके इस मुतालबे में कुछ और चीजें भी मौलाना शामिल कर रहे हैं कि ये दूसरे इलेक्शन जो है ये चांद पे होने चाहिए, अच्छा, और यहाँ से खलाई मखलूक रॉकेट वगैरह पे वो जानी चाहिए। नंबर 4 पे ये कि कमर के साथ भेज देते ना, मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए। बिल्कुल सही, कमाल है। मतलब आपसे कोई मुतालबा कर सकता है कि मजहबी जमातें जो हैं वो अपने मजहब तक महदूद रहें, वो सियासत में ना आए? बिल्कुल सही। सबसे पहले तो आप जवाब दें। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा मुतालबा इनसे यही होना चाहिए। आपके पास होंगे तो इख्तलाफ में ये कल को ये ना हो कि कल जब आपसे पूछा जाए, जब आप किसी और जमात के साथ मिले हुए हों, पीटीआई से आपकी लड़ाई हो जाए, तो कल आपसे पूछा जाए तो आप फिर ये कह दें वो मेरा सियासी बयान। हाँ जी, ये इस किस्म का आप जैसे बंदे को, मौलाना साहब आप तो माशाल्लाह दीनी बंदे हैं, आप पे लोग इन्हिसार करते हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं आपके मदरसे हैं, तो उनको आप ये दर्स दे रहे हैं कि आप सियासी बयान दिया करें। सियासी बयान नहीं, ये इसको सरासर झूठ कहें कि मैंने उस वक्त झूठ बोला था। जी अबू बकर साहब, आपका क्या कमेंट है इस पे? देखिए, मौलाना साहब ने जो आज बातें की हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जी तहरीक इंसाफ के साथ जो हमारे बैकडोर राब्ते हैं वो मौजूद हैं और तलखियाँ हमारी कम हो सकती हैं और 10-15 साल के हमारे डिफरेंसेस हैं। और ये जो यहूदी वाली बात नौखेज साहब ने कर दी और उन्होंने भी बता दिया कि जी ये सियासी बयान है, इस पे तो काफ़ी बात हो गई है। हाँ जी। लेकिन असल बात यह है कि जो मोहतरम बिलावल साहब ने भी बात की, तहरीक इंसाफ भी जो बात कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जो बात कर रहे हैं, क्राइसिस इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है उसके पास उस तरह से लगता है जैसे इख्तियार ही ख़त्म हो गया है। इन सब लोगों को कम से कम जो कॉमन ग्राउंड्स हैं उस पे पॉलिटिकल तमाम जमातों को बाशमूल हुकूमत को इस पे कोई ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए और इस पर कोई इस तरह का स्ट्रेटजी कम से कम पॉलिटिकल सियासी जमातें सब बना लें, कोई रूल्स ऑफ गेम्स बना लें, ठीक है, जिसके नतीजे में कम से कम ये सफोकेशन कम हो, पोलराइजेशन कम हो, ठीक हो गया। जो भी हालात हैं, चाहे नए इलेक्शन में जाना है या कुछ सीटों पे फैसले रिवर्स होने हैं या नहीं होने, या इस पे कोई जुडिशियल कमीशन बनना है, कम से कम स्टेबिलिटी की तरफ मामला जाए और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस बाशमूल पार्लियामेंट्स में कोई इस तरह के इक़दामात या इस तरह की कोई अश्योरेंस फर्दर उस पे काम करें कि जिसमें इस मुल्क की अदालत कुली तौर पर आजाद हो जाए। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ताकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस ना हो जो माजी में हुए, हाँ जी, जो अब हो रहे हैं या आइंदा होंगे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है फिर जाकर कोई हालात बेहतरी की तरफ जाए। ठीक है, मुझे ना नुखैज साहब से एक छोटा सा सवाल करना और आप नुखैज साहब मुझे छोटा सा ही जवाब चाहिए। बिलावल साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, उन्होंने कहा है कि ये समझते हैं कि गंडापुर साहब को वज़ीर आला जो लगाया वो इन्होंने लगाया, असल में ये किसी और ने लगाया है और आज उनके 11 मुकदमात में वो बरी भी हुए हैं। तो किस तरह लिंक करना चाहेंगे? शॉर्ट कमेंट कीजिए कि मुझे क्लोजिंग की तरफ। शॉर्ट कमेंट में आप सुमेरा आप है बकायदा एक शरारती एंकर, ठीक है। तो आपने जो शुरली छोड़ी है तो मैं जवाब देता, जवाब आपको पता है कितने दिनों से मैं आपको कह रहा हूँ कि गंडापुर साहब कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। दावत दे दी उन्होंने उस दिन उनको गवर्नर साहब को खाने की, एक दिन पहले कह रहे थे हम गवर्नर हाउस बंद कर देंगे, कर भी दिया आज उन्होंने कहा गवर्नर हाउस कर दिया, केपी हाउस, गवर्नर हाउस अच्छी डेवलपमेंट। चले ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया गुल नुखैज अख्तर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, अबू बकर साहब का भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।